हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 देखेंगे हिस्ट्री का हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला टॉपिक जो आता है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डेट्स ऑब्वियसली बात है, सबको बोरिंग लगती हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में। इससे हमें पता लगता है कौन सा इंसिडेंट कब हुआ होगा। History is certainly about changes that occur over the time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. History आप सबको पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं टाइम में। ये एक जो पुराने दौर और जो एकदम न्यू टाइम है, ये न्यू टाइम कैसे बना है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या झेलना पड़ा है, क्या क्या लड़ाई हुई, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। कैसे थी पहले चीज़ें, ये इंडिया पहले कैसे था, कैसे डिवीजन हुआ, ये सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट, कि हम ऐसा क्या क्राइटेरिया चूज करते हैं जिससे डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन द इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज अ इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता था कि ऐसी बहुत सारी हिस्ट्रीज, आज बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं, कविताएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं एंड बहुत सारी ऐसे हिस्ट्रीज में भी चीज़ें मिली हैं जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी जब वो इंडिया पर रूल कर रहे थे। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। किस किस गवर्नर जनरल ने हमारे इंडिया पे रूल किया था, कैसे किया था, क्या उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं एंड इन्हीं सब की डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द, अब ये हिस्ट्री शुरुआत कैसे होती है, जब फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के बने थे वॉरेन हेस्टिंग एंड लास्ट जो थे एंड हुआ था विसेरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डेट्स होती हैं वो हम क्या उनके लिए क्राइटेरिया चूज करते हैं, तो वैसे ही वॉरेन हेस्टिंग जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। अब हमको इसकी डेट बहुत ज़्यादा ये हमको क्राइटेरिया मिल गया डेट चूज करने का। तो डेट इन 1773 आपको रिमेंबर रखना है। तो कुछ इस तरीके की इंपॉर्टेंट डेट्स होती है दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स की। हेस्टिंग, वेल्सली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये कुछ उनके सर नेम्स हैं जो गवर्नर जनरल हैं। और एंड ऑल द डेट्स, अब जैसे इन्होंने मतलब इन्होंने किस डेट से, मतलब कब तक रूल किया, कब इन्होंने रूल स्टार्ट किया, कब खत्म किया, उसके बीच में क्या हुआ, ये जो सारी डेट्स हैं ये उनके पर्सनालिटीज से लिंक्ड है। क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ की, क्या क्या उन्होंने पॉलिसी, क्या उनके अचीवमेंट्स थे। एंड सेम इसी के बेसिस पर हर एक जो गवर्नर जनरल है या हर कोई राजा है, आपने देखा उस पर आपके जो हिस्ट्री है, ठीक है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बने हुए हैं। एंड ये जो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी होती है। ओके, तो द क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी एक यहाँ न्यू वर्ड है जिसका मतलब होता है सीक्वेंस और द अरेंजमेंट ऑफ डेट्स। आपकी बुक में कुछ चैप्टर 1 और चैप्टर जो 8 या 10 जो जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं ये इस फॉर्म में बनाए जाते हैं कि किस राजा ने सबसे पहले रूल किया, किसने, और फिर जब चैप्टर के खत्म होते होते तक आते हो तो आप देखते हो कि वो पूरा जो दौर होता है, क्या क्या हुआ इस पूरे हिस्ट्री में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, एशियन, क्या हुआ वो सारा आपको पता लग जाता है। तो ये आपको डेट से पता लगता है कि इस डेट से इस डेट तक ये सारी चीज़ें हुई, ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारी पॉलिसी, ये सारी अचीवमेंट्स इस राजा ने की, इस गवर्नर जनरल ने की। इस तरीके से क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये वाली जो हिस्ट्री है आपके इस क्लास 8 में, इसमें यही बताया गया है कि कौन सा गवर्नर जनरल, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री की, कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया एंड कैसे पूरा स्टार्टिंग से उनका रूल पूरा एंड तक डेट्स के फॉर्म में आपको बताया गया है, या फिर आप कह सकते हो क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। इन 1817, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे क्वेश्चन बनता है। इन 1870 जेम्स मिल जो थे, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। इन्होंने 3 वॉल्यूम बुक जो थी वो पब्लिश्ड की थी जिसका नेम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको इन्होंने 3 इंडियन, ये बेसिकली पूरा इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड था जिसको एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने लिखा था। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड थे, 3 पीरियड्स में आप कह सकते हो, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर ही क्रोनोलॉजी की डेट्स पे बेसिस होती है हिस्ट्री, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत इसको एक्सेप्ट भी किया गया, बट आप यहाँ देख रहे हो नाम से ही थोड़ा सा पता लग रहा है
कि डिवीजन का किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन ब्रिटिशर्स ने, तो इस डिवीजन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the force of modernity, science, reason, democracy, and liberty and equality. अब ब्रिटिश रूल क्या था, मिल ऐसा सोचते थे, ठीक है, वो ऐसा सोचते थे कि वो इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं. मतलब उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि इंडिया में यूरोपियन मैनर्स लिए जाएं. इंडिया बहुत ही इल मैनर्ड है, ठीक है, तो आर्ट्स इंस्टीट्यूशन लॉज कुछ बनाए जाएं इंडिया में. इसलिए पहली बात तो ये वो वॉल्यूम भी लेकर आए थे जो कि इंडिया के साइंस रीजन मतलब हर एक फील्ड को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देती थी. इसलिए वो इंडिया के बहुत सारे टेरिटरीज पे कब्जा करके उनमें एनलाइटमेंट, वो ऐसा सोच रहे थे कि हम ये लॉज वगैरह बना के एजुकेट करके साइंस का मॉडर्नाइज करके बहुत ही खुशियाँ एनलाइटमेंट लेकर आ सकते हैं इंडियन पीपल के लिए. एंड वो समझते थे कि इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा ब्रिटिश हेल्प के बिना. Medieval was a term used to describe a society where those features of the modern society did not exist. तो जैसा कि आपने पढ़ा एंशियंट मेडिवल मॉडर्न होता है, तो मेडिवल उस टाइम को उन्होंने दर्शाया कि एक ऐसी सोसाइटी उन्होंने दर्शाई जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है. बस ये जो मॉडर्नाइज होता है ना, बिल्कुल उसका उल्टा, इल मैनर्ड, अनएजुकेटेड, ये सारी चीज़ें, इनइक्वालिटी. ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. Mill thought that all Asian society were at a lower level of the civilization than a Europe. उनका क्या यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड था, क्या थॉट्स थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हो. वो ऐसा सोचते थे कि जो एशियन सोसाइटी है बहुत ही लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है यूरोप से, इन बहुत ज़्यादा इल मैनर्ड, जैसे कि आपको बताया. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोज्ड रूल द कंट्री. तो वो ऐसा बताते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम थे उनका वो कंट्री को रूल करते थे बहुत ही खराब तरीके से. रिलीजियस इंटॉलरेंट, कास्ट ताबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड द सोशल लाइफ. ये सारी चीज़ थी. रिलीजियस इंटॉलरेंस चलता रहता था, कास्ट के बेसिस पर लड़ाइयाँ होती रहती थी, बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, अंधविश्वास वगैरह, ये सारी चीज़ें इंडिया में भरी पड़ी थी. मिल फेल्ट दैट द ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ऐसा सोचते थे कि उनका ये जो रूल है, उनकी जो वॉल्यूम है, जो उनको ये जो उनका पीरियडाइजेशन वो लेकर आए हैं, जिसको एक्सेप्ट भी किया गया, वो इंडिया को हर फील्ड में मॉडर्नाइज कर सकता है. इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया. बहुत ज़रूरी है इंडिया को मैनर्स सिखाना, आर्ट सिखाना, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज लेकर आना. Mill also suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and the happiness of the Indian people. वो ऐसा सोचते थे कि हमको ऐसे पूरी इंडिया को कैप्चर करना पड़ेगा ताकि हम पूरी इंडिया में खुशी ला सकें. खुशी कैसे, वो समझ रहे थे कि लॉज जब इंडिया को और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो लोग ऑब्वियसली बात है इंडियन पीपल खुश रहेंगे. और इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ द प्रोग्रेस विदाउट द ब्रिटिश हेल्प. वो ऐसा सोचते थे कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता बिना ब्रिटिशर्स के हेल्प के. तो वो ऐसा उनका माइंडसेट था. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ कॉलोनियल. British came to conquer the country and establish their rule, subjugating the local नवाब्स एंड राजाज. और वैसे मतलब ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने लोकल नवाब्स राजाज जैसे पहले इंडिया में होते थे उन सबको हटाया एंड पूरी कंट्री को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया एंड अपना रूल चलाने लग गए. कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट द लो प्राइसेस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर द एक्सपोर्ट. अब वो बिल्कुल इंडिया से अपना काम निकालवा रहे थे, ठीक है. उनकी पहली बात तो पूरी इंडिया को उन्होंने कॉन्कर करके रखा हुआ था, कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमी में भी, सोसाइटी पे भी, एंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे ताकि वो अपने मनचाही जो वस्तुएं चीज़ें हैं वो खरीद सकें बहुत ही कम प्राइजेस में. जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें. तो ये जब होता है ना, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को ज़बरदस्ती उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर चेंजेस करती है उसकी कंट्री में, तो इसी को कॉलोनाइजेशन कहते हैं. तभी तो कहते हैं कि जो इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड्स. जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में आए, उनकी नई नई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशली, रिलीजन तरीके से मतलब उन्होंने सब पे कब्जा किया. तो अब उन्होंने एक नई चीज़ और यहाँ पर सेटअप की. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई चीज़ आप बोल रहे हो, कोई चीज़ आप किसी को बता रहे हो, वो प्रिजर्व करके किसी एग्रीमेंट के फॉर्म में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन, कोई पॉलिसी के फॉर्म में, प्लान, इंस्ट्रक्शन, किसी को आप कुछ बता रहे हो तो वो एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए आपके पास.
प्लान कोई भी हो उसको भी लिखना है, पॉलिसी डिसीजन, हर चीज़, कोई आप एग्रीमेंट किसी से घर लेते हो तो भी उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तक होती, तो सब कुछ क्लियरली रिटर्न अप होना चाहिए। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ द मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। फिर इसी से उन्होंने न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, रिपोर्ट्स बनानी शुरू की, नोटिंग्स एंड मेमोज। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि डॉक्यूमेंट्स बना दिए, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखा गया। सो दे सेटअप द रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए इन्होंने अब बाकायदा रिकॉर्ड रूम्स बनाए जहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रखे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स, म्यूजियम वर ऑल्सो इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें थी उनको प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम्स एंड आर्चीव्स बनाए गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट। हम उस पर पूरी तरीके से रूल करें, अपने लॉज बिठाएं, सब कुछ अपना करें, इससे पहले हमको अच्छे से कंट्री को जान लेना चाहिए कि कंट्री की क्या मतलब पहले क्या उसकी स्थिति थी, क्या अब है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप ऑफ द एंटायर कंट्री। पूरी कंट्री का वो मैप निकालते थे, बहुत ज़्यादा उसका डिटेल सर्वे करा करते थे। पूरी तरीके से वो कंट्री को जानने के बाद ही उसके बारे में उसको कैप्चर करना है, कॉन्कर करना है, या कॉन्कर कर लिया तो कैसे चलाना है, ये सब करते थे। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को वो देखा करते थे। बहुत सारे अदर सर्वेज भी किए गए, बोटानिकल सर्वेज, जोलॉजिकल सर्वेज, मतलब प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, हर टाइप के सर्वे किया गया, बहुत डिटेल सर्वे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। The records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. रिकॉर्ड जो होती है वो हर बार हमें हम इतनी हेल्पफुल नहीं होती, मतलब हमें नहीं पता लगता, हमें उसके इंसान के सोच के बारे में नहीं पता लगता, उसने सोचा कुछ और किया कुछ और, बस वो जो उसका पूरा एक्टिविटीज़ वगैरह है उनको रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, बट उसके पीछे क्या वो थिंकिंग रखते थे, क्या रखते थे, वो हमें नहीं पता। वी हैव द डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड द ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें सारे हमारे पास थी। पॉपुलर बुकलेट्स थे जिसको लोकल बाजार में सोल्ड किया गया। Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. कभी कभी ऐसा होता था कि जो लीडर्स रिफॉर्मर्स होते थे वो अपने आइडियाज़, मतलब जितने भी उनके आइडियाज़ हैं वो मतलब पोएट्स, नोवेल्स में लिख के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे दुनिया के सामने। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये थे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।